आज अपन शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत की, क्योंकि मध्यकाल की अपन बाद में शुरुआत करेंगे, क्योंकि एक बार अपन थोड़ा सा प्राचीन भारत है वो शुरुआत कर लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन अच्छी तरह हो जाए प्राचीन के। और चलो अपन शुरुआत करते हैं, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से। तो पहला क्वेश्चन है, गैरिक मर्दभांड पात्र यानी OCP का नामकरण हुआ था, ये कब हुआ था? हस्तिनापुर में, अई चित्रपुर में, नोय में, लाल किले में। तो बताइए इसमें क्या आएगा? तो इसमें आ जाएगा हस्तिनापुर। ये लो देखो, हस्तिनापुर से यहाँ पर गैरिक मर्दमांड OCP का नामकरण हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा है कि किस अभिलेख में वर्णित है कि जिस मीर कुल ने शिव के अतिरिक्त अन्य किसी ने सामने सिर ने झुकाया, उससे यशोधर्मन ने अपनी चरण वंदना कराई। इसी किस अभिलेख में लिखा हुआ है कि किस अभिलेख में वर्णित है कि जिस मीरकुल ने शिव के अतिरिक्त अन्य किसी ने सामने सिर ने झुकाया, उससे यशोधर्मन ने अपनी चरण वंदना कराई। ये किस अभिलेख में है? तो बताओ, इसमें आ जाएगा मंदसौर अभिलेख। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए कि सरंग प्रतिसरंग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है, वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के। तो इसमें क्या आ जाएगा बताइए? उत्तर क्या आ जाएगा? तीसरे में पुराणों में ये बात लिखी है, पुराणों में, कि सरंग है, प्रतिसरंग है, वंश है, मनवंतर है, वंश अनुचित संकेतक इसके पुराणों में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ये क्या हो गया? तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य है। समुद्रगुप्त की इलाहाबाद अभिलेख में, यानी हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, मेरोली स्तंभ लेख। तो बताइए क्या आ जाएगा? चौथे में आ जाएगा आपका हेलियोडोरस बेस नगर अभिलेख है, वो भागवत धर्म से संबंधित है। एक बार इसके नीचे में दे लेता हूँ, कुछ दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। देखो इसमें आपका आ जाएगा, एक मिनट आपको डिस्टर्ब कर देता हूँ। ये क्या हो गया? तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, पांचवा, भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया? इंडो ग्रीकों ने, कुषाणों ने, शक्कों ने, प्रत्यारों ने, किसने जारी किया था? पांचवे में क्या उत्तर आ जाएगा? तो कुषाणों ने बाद में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे। पांचवे में आपका भी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, छठवां, सर्वप्रथम बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों में हुआ था? तो बुद्ध का अंकन है भीम कटविश से, कनिष्क के नेपाल में, बुद्धगुप्त में। तो बताइए क्या उत्तर आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा कनिष्क। कनिष्क में सबसे ज्यादा बुद्ध के सिक्कों का अंकन हुआ था, ये उत्तर आ जाएगा इसमें। अगला सातवां क्वेश्चन है, देखिए बड़ा कर देता हूँ आपको अच्छी तरह दिखाई दे। योध्या सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? वासुदेव, मित्र, इंद्र, कार्तिकेय। तो योध्या सिक्के किस देवता का अंकन मिलता है? तो बताइए क्या आ जाएगा? सातवें में कार्तिकेय का सबसे ज्यादा अंकन मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करें आठवें की, तो देखिए विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर वर्षों का है? विक्रम संवत और शक संवत में अंतर कितना है? देखो विक्रम संवत की अगर बात करें तो ये आपको 57 ईसा पूर्व में पहले प्रारंभ हो गई। कब हो गई थी? 57 ईसा पूर्व में। और शक संवत है वो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, है ना। अब ये उसमें अंतराल पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो आप अंतराल पूछ रहे हैं, तो जो अपन है 57 है उसको और 78 इसको ऐड कर दो। देखो 7 8 कितने हो गए? 15, और 15 हाथ का 1, और 1 5 6, 6 7 कितने हो गए? 13। तो 135 वर्ष आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। अंतर पूछा है भाई। देखो विक्रम संवत है वो 57 ईसा पूर्व पहले प्रारंभ हो गई, ईस्वी 57 पहले प्रारंभ हो गई, और ये 78 बाद में, तो दोनों का जोड़ ही होगा। तो इसमें सीधा सा आगे 135 वर्ष
आ जाएगा। इसी तरह ये समझ में आ गए ना आपके, यानी विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ होती है और शक संवत है 78 ईस्वी में प्रारंभ होती है, यानी ईस्वी के बाद में। तो अगर उनको दोनों को जोड़ते हैं तो 135 वर्ष आ जाएंगे। अगला 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन की बात करें तो देखिए आपके ये लो कि क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कोटियों से उत्तर का चुनिए कि शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही है। गुप्त संवत 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 3 में भारत में मुसलमानों का शासन का युग 1192 ईस्वी में हुआ था। अब आप बताओ इसमें क्या उत्तर आ जाएगा 9वें के अंतर्गत। तो इसमें देखो ये बिल्कुल सही है, शक संवत 78 ईस्वी में आरंभ हुआ। गुप्त संवत है वो 319 ईस्वी में आरंभ हुआ था, ये भी सही है। और भारत में मुसलमानों का शासन का युग का सन 1992 से शुरू हुआ था, ये भी इसमें सही है। तो दोनों दोनों दिए जो तीनों इसमें क्या है, सही है। तो डी उत्तर हो जाएगा। अगले 10वें नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो देखिए संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख है। पुलकेशन द्वितीय के एवोल अभिलेख में है, मीर भोज के गवाली अभिलेख में है, कुमार गुप्त फर्स्ट के क्रमदंडा शिवलिंग के अभिलेख में, चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में है। तो संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, तो ये आपको बताना है किसमें होगा। 10वें उत्तर क्या जाएगा, पुलकेशन द्वितीय के एवोल अभिलेख में हुआ है। तो दोस्तों अपन क्या है कि अपन अब जल्दी करेंगे, तीनों पार्ट है वो पूरी कर लेंगे अपन इसको भी। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 11वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्य के शासन काल में चीन और भारत के संबंध में विवरण दिया है। तो ये लो आपका कैसे है कि किस चीनी यात्री ने चालुक्यों और शासनकाल चीन और भारत के संबंध में विवरण दिया है। फाहियान ने दिया है, हिंसा ने दिया है, इसिंग ने दिया है, यानी मातवाली ने दिया है। किसने दिया है। 11वें उत्तर क्या हो जाएगा, सोच के बताइए। तो इसमें डी उत्तर हो जाएगा, मातवालीन ने है और चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है। चीनी यात्री था ये चालुक्यों के शासनकाल में। अगले क्वेश्चन की बात करिए तो देखिए 12वां क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो छोटा कर देता हूँ ताकि अपने दिक्कत नहीं आए। ये लो मिलान वाला क्वेश्चन है तो ऊपर कर देता हूँ ये, अब आसानी से अपन मिलान कर लेंगे। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है ये। और इसमें देखो आप 12वीं है, 12वीं ने क्या लिखा था। 12वीं ने कीर्तार्जुन ने लिखा था। हर्ष ने क्या था लिखा था, नागानंद किसकी है, हर्ष की है। तो ये हर्ष वाला 4 नंबर से मिला लो। कालिदास ने क्या लिखा था, नाटक लिखा ना, मालवी का अग्निमित्रम। और राजशेखर की लास्ट में आपको बचाई है कौन सी आ जाएगी, राजशेखर की आपकी ये आ जाएगी कपूर मंजरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कपूर मंजरी आ जाएगी। तो अब आप आसानी से यहाँ कर सकते हो। देखो 12वीं ने 2 नंबर मिला, 2 देखो इसमें भी है, 2 इसमें भी है। फिर देखो अपना हर्ष 4 नंबर से मिला तो 4 नंबर देखो इसमें है, बाकी में देखो ये अपना होगा नहीं, 4 इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर देखो कालिदास अपन 3 नंबर से मिला, 3 नंबर ये रहा। फिर राजशेखर अपन कपूर मंजरी से मिला तो 1 नंबर ये रहा, ये रहा 1 नंबर। तो इसका मतलब अपना डी आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की बात करिए अपन 13 नंबर की। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि मिलिंद पन्नो है, संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है। दिक्कत क्या आ रही है, इसको सही नहीं हो रहा है मेरे से ना। देखो मिलिंद पन्नो संस्कृत नाटक सिंह, जैन वृत्तांत सिंह, पाली ग्रंथ सिंह, फारसी महाकाव्य से। तो 13 में उत्तर क्या जाएगा, पाली ग्रंथ। मिलिंद पन्नो का है पाली ग्रंथ, उत्तर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजतरण के लेखक कलन के समय शासक था। जय सिंह ताक, हर्ष ताक, गोविंद चंद्र ताक, जयचंद्र ताक। तो बताइए क्या उत्तर आ जाएगा। 14 के अंतर्गत जय सिंह था राजतरंगिणी के लेखक, कलन के समय का शासक कौन था, तो वो था जय सिंह। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें अपने 15 नंबर के क्वेश्चन। कल्याण करते राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग यानी अध्याय है वो आपको बताना। 8, 1, 9, 1, 10, 1, 11। तो 15 में क्या उत्तर हो जाएगा, 8 है। राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग या अध्याय थे, 8 थे, ये आ जाएगा इसमें। और 8000 इसमें श्लोक थे। आगे देखो कल्याण
के राजतरणी को किसने आगे बढ़ाया था? विलन एवं मेरुतुंग ने, विलन एवं मम्मट ने, जोनराज एवं मेरुतुंग ने, जोनराज एवं श्रीवर ने। किसने बढ़ाया था? सोच के बताओ 16 में क्या उत्तर आ जाएगा? इसमें आ जाएगा डी, जोनराज और श्रीवर ने क्या किया था? कल्याण की राजतरणी को आगे बढ़ाने का काम किया था। अगले क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है ना, 3 इसमें सही है, 1 इसमें गलत होगा। देखो 17 नंबर का क्वेश्चन है कि कपूर मंजरी है, ये हर्ष ने, तो कपूर मंजरी है हर्ष, मालिक अग्निमित्र कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त और ये जो शोधरानंद है अश्व घोष। तो क्या उत्तर आ जाएगा बताइए? ये कपूर मंजरी हर्ष की नहीं है, इसमें पहला ही इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर ये हो जाएगा। बाकी देखो मालव अग्निमित्र कालिदास का है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का है और शोधनानंद है अश्व घोष का है, तो ये इसमें उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? पाणिनि को, मनु को, कौटिल्य को, कपिल को। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 18 में बता सकते हो, मनु को। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का। देखो निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, अब देखो इसमें लाइफ ऑफ हेन श्यांग हुईली, द नेचुरल हिस्ट्री टोलेमी, हिस्टोरियल फिलिपिकल ने क्या लिखा? पाम्पेस ट्रोग्स और द हिस्ट्रीज हेरोडोट्स। ठीक है, अब इसमें से आपको नहीं पूछा है इसमें कौन सा, यानी कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है, 3 इसमें सही है, तो सोच के बताओ 19 में क्या आ जाएगा? देखो ये पहला सही है, लाइफ ऑफ हेन श्यांग हुएली लिख, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। द नेचुरल हिस्ट्री ये इसमें गलत हो जाएगा, ये इसमें क्या है कि सही नहीं है। ठीक है ना, और इसमें बी उत्तर हो जाएगा। हिस्टोरियल फिलिपिकल पाम्पेस ये ट्रोंगस ये सही है। द हिस्ट्रीज ऑफ हेरोडोट्स जो इतिहास का पिता कहलाता है ना ये, तो ये इसमें आपका तीनों सही है बाकी, लेकिन बी इसमें गलत है। ज़्यादा अपन यहाँ पर व्याख्या इसलिए नहीं कर रहे कि क्वेश्चन अधिक से अधिक हल नहीं कर पाएंगे, तो अपना टारगेट है अधिक क्वेश्चनों को हल करना। व्याख्या तो आप किताब में पढ़ सकते हो। महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा था? नाकियार ने, ननया ने, अख्तियर ने, तिरुवल्लुवर ने। तो बी से में क्या उत्तर हो जाएगा? सोच के बताओ। बी उत्तर हो जाएगा, ननया ने महाभारत तेलुगु संस्करण ने लिखा था इसने। अब देखो अगला क्वेश्चन है 21वां, समकालीन समाज के पाखंड और भ्रष्ट आवरण को, समकालीन समाज के पाखंड और भ्रष्ट आवरण को देखो ये तो उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे। ठीक है ना, तो क्या क्वेश्चन क्या था कि समकालीन समाज के पाखंड और भ्रष्ट आवरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे। समेंद्र होग, मेरुतंग होग, राजशेखर होग, शोडल होग, कौन था बताइए? 21वें में क्या उत्तर आ जाएगा? तो इसमें समेंद्र था। समेंद्र ने क्या किया था? समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आवरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे समेंद्र। अगला क्वेश्चन है 22वां, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? जो अभी विवाद भी चला था ना, इंडिया को संबोधित करने वाले हेरोडोटस था, मेगस्थनीज था, टोलमी था, प्लूटारक था। तो 22वें में क्या उत्तर आ जाएगा? अपना हेरोडोटस है वो आ जाएगा इसमें। 22वें में उत्तर क्या आ जाएगा कि इंडिया है वो हेरोडोटस ने संबोधित किया था सर्वप्रथम। ठीक है, ये इसमें उत्तर आ जाएगा और 22वें में ए उत्तर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 23वां नंबर का क्वेश्चन कि जैसा कि प्राप्ति स्थलों से संकेत मिलता है कि बेंट बार प्रकार के सिक्के प्रचलित थे, कि बेंट बार प्रकार के सिक्के प्रचलित थे गांधार में, मत्स्य में, बंगद में, कलिंग में। तो बताइए 23वें में उत्तर क्या हो जाएगा? तो गांधार में ही प्रचलित है। गांधार वर्तमान में पाकिस्तान में, देखो ये पहले भारत में ही था ये। अब देखो अगर बात करें 24वें नंबर की, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है? अपराग, मेगातिथि, ज्ञानी, विज्ञानेश्वर, विश्वरूप। तो क्या उत्तर हो जाएगा? 24 में सोच के बताइए। तो इसमें मेगातिथि है, मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध कौन है? मेगातिथि। अगले क्वेश्चन है 25वें नंबर का क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से सिक्कों के किस समुदाय में पृष्ठभाग के प्रतीक पूर्व भाग पर अंकित राजा के नाम से मेल खाते हैं? कुणिद, मालव, मग, पंचाल। तो किस समुदाय में पृष्ठ के भाग में प्रतीक पूर्व भाग पर अंकित राजा के नाम से मेल खाते हैं? तो 25 में क्या उत्तर हो जाएगा, सोच के बताओ। तो इसमें आ जाएगा पंचाल। अब देखो अगला क्वेश्चन है 26वें नंबर का क्वेश्चन। किसके सिक्कों पर मंदिर की आकृतियों का अंकन हुआ है? औदुंबर एवं पंचाल, मालव, मग, कुणिद। तो बताइए किसके सिक्कों पर मंदिर की आकृतियों का अंकन हुआ है? तो 26 में उत्तर सोच के बताइए। तो इसमें आ जाएगा ए, औदुंबर एवं पंचाल। अगला क्वेश्चन है 27वें नंबर का। किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है? खारवेल का हाथीगुम्फा अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख, गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, फतेहपुर का रे अभिलेख। तो 27 में क्या उत्तर हो जाएगा बताइए। इसमें आ जाएगा बी, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन करने का उल्लेख मिलता है? वो धनदेव अयोध्या अभिलेख में मिलता है। तो 27 में आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 28वां। मार्को पोलो किसके आयात पर भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी पर दुख प्रकट करता है? स्वर्ण, रजत, अश्व, मदिरा। जो मार्को पोलो अगर देखा जाए इटली का ही था ये, और भारत के धन के एक बड़ी भाग बर्बादी का अपव्यय पर दुख प्रकट करता है। तो वो किस पर करता है? तो ये अश्व पर, ठीक है ना। तो वो घोड़े क्योंकि मंगवाए जाते थे ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखो क्योंकि युद्ध के लिए घोड़ों की जरूरत थी। अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करिए अपने 29 नंबर का क्वेश्चन। थोड़ा सा यहाँ कथन वाले है तो देख लीजिए इसको ढंग से। ये लो, और नहीं आ रहा है नीचे का, अब आ जाएगा। कि कथन है कि बौद्ध ग्रंथ की खोज, देखो इसमें जो आ रहा है ना आपका कि बौद्ध ग्रंथ की खोज, ये थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ कि बौद्ध ग्रंथ की खोज में हिंदुस्तान लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा। बिल्कुल, उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था। तो आपको सोच के बताना है 29 में क्या आ जाएगा। तो इसमें दोनों कथन सही है। देखो बौद्ध ग्रंथ खोज हिंदुस्तान लगभग 2 वर्ष कहाँ रहा था? कश्मीर में रहा था। अगले की बात करें तो अपन देखो उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का केंद्र था। क्योंकि कश्मीर बौद्ध विद्या केंद्र था तो ए और आर दोनों सही है, तथा ए की सही व्याख्या है आर। ये बिल्कुल ए ऑप्शन इसमें उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 30वें नंबर का क्वेश्चन, देखो बड़ा कर देता हूं आपको दिखाई दे कि मार्को पोलो जिसने 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा की थी उसकी राष्ट्रीयता क्या थी? डच थी, स्पेनी थी, इटालियन था, पुर्तगाली था। तो अभी मैंने बताया था ये था इटालियन, इटली का रहने वाला था ये मार्को पोलो। अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 3 तो सही है, एक इसमें गलत है। तो देखो नागानंद है, हर्ष है, मुद्रा राक्ष विशाखदत्त, मर्कटियम शूद्रक और रत्नावली राजशेखर। तो आपको कौन सा इसमें गलत लगता है? 31 में उत्तर क्या जाएगा? तो देखो नागानंद हर्ष की बिल्कुल सही है, मुद्रा राक्ष विशाखदत्त की सही है, मर्कटियम शूद्रक की है, लेकिन रत्नावली ये इसमें राजशेखर की नहीं होगी। तो डी उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। रत्नावली आपको पता ही है हर्ष की है, तो इसमें ये इसमें गलत हो जाएगा। अगला देखो 32 नंबर का क्वेश्चन, ये थोड़ा सा यह इधर रह गया ना। ये देखो कि इसमें अपन थोड़ा सा क्वेश्चन इधर रह गया। इसमें देखो इसमें क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस किस सिक्कों अभी तक प्राप्त नहीं हुए, ठीक है ना। कि किस किस यानी किस किसके सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हुए वो देखना है ना। तो ये प्रश्न पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो आपको इसमें से छांटना है कि किस किस के सिक्के भी प्राप्त नहीं। ओलिंकर, वाकाटक, शुंग और कुणिद। तो 35वें में क्या उत्तर हो जाएगा आपको सोच के बताना है, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से सिक्के वो प्राप्त नहीं है, इधर देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में दिक्कत ये आ रही है कि इधर रह गए ये ना।
जो 35वां है, इसमें देखो जो दे रही है कि किस किस के सिक्के हैं वो अभी तक प्राप्त नहीं हुए है। तो इसमें से देखो पहले में 2 3 1 2 2 4, तो इसमें उत्तर क्या होगा देखो एक बार पुनः देख लीजिए। ये लो देखो इसको, देखो किस किस के सिक्के अभी प्राप्त नहीं हुए। तो देखो एक तो ओलिंकर क्वेश्चन, देखिए आपको मैं दोबारा यहाँ बोल देता हूँ। क्वेश्चन है कि किस किस के सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हुए। तो अभी देखो ओलिंकर के सिक्के प्राप्त नहीं हुए। एक तो ये एक इसमें जो आ रहा है ना आपका, देखो ये जो आपका शुंग, इसके प्राप्त नहीं हुए, ठीक है ना। ओलिंकर शुंग, बाकी सबके सिक्के प्राप्त हो गए, वाकाटक के, कुणिद के, लेकिन इन दो के 1 और 3 इसमें उत्तर आ जाएगा। इसके सिक्के प्राप्त नहीं है तो डी उत्तर हो जाएगा इसमें। अपने इधर देख लीजिए, ये देखिए ये आपका डी है, वो उत्तर आ जाएगा इसमें। आगे पीछे करके देख लेना। 36वां नंबर है, निम्नलिखित में से किसने अपने चांदी के सिक्कों पर तिथियां अंकित लिखवाई? इंडो ग्रीक ने, पार्थियन ने, पश्चिमी क्षत्रप, कादमकशक और कुषाण ने। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है। पश्चिमी क्षत्रप ने क्या है, अपने चांदी के सिक्कों पर तिथियां लिखवाई थी। अगला क्वेश्चन देखो, बात करें 37वें नंबर का क्वेश्चन। बागली की मुद्रा निम्नलिखित में से प्राप्त हुई है? नासिक से, कौशाम्बी से, गोदावरी कृष्णा घाटी से, नर्मदा घाटी से। तो बागली की मुद्रा है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? 37वें में उत्तर आ जाएगा नर्मदा घाटी से। अगला क्वेश्चन देखिए 38वें नंबर का क्वेश्चन। किस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हुआ है? हाथीगुम्फा लेख का, जूनागढ़ लेख का, प्रयाग प्रशस्ति का, मथुरा लेख का। किस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हुआ है? तो 38वें में उत्तर आ जाएगा हाथीगुम्फा अभिलेख में क्या है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हुआ है। 39 नंबर का क्वेश्चन। किस अभिलेख में सबसे पहली बार 6 प्रकार के करूं बलि भाग, यानी 6 प्रकार के करूंगा, यानी बलि भाग, विष्टि यानी वेगार आदि का उल्लेख हुआ है? वो जूनागढ़ अभिलेख में हुआ है, मायस्थान अभिलेख में, सोहोग्रा, ताम्रपत्र, रोमिंदेई अभिलेख में। तो बताइए 6 प्रकार के करूंगा जो उल्लेख हुआ है वो किस में हुआ है, किस अभिलेख में? तो 39 में आपका जूनागढ़ अभिलेख में हुआ है इसका उल्लेख। ये उत्तर आ जाएगा। अगला है, पण का औसत भार कितना था? वो आपको बताना है। 46 ग्रेन, 56 ग्रेन, 66 ग्रेन और आपका 36 ग्रेन। तो बताओ क्या आ जाएगा 40 में? तो 56 ग्रेन पण का औसत भार इसमें आ जाएगा, 56 ग्रेन। अगला क्वेश्चन देखो 41 नंबर का क्वेश्चन कि रामायण में मूलतः क्या है? रामायण मूलतः 6000 श्लोक थे। अकबर के समय रामायण का अनुवाद इब्न हरकर्ण ने किया। बंगाल में रामायण का अनुवाद कंबन ने किया। अब इसमें क्या है, असत्य कथन बताइए। असत्य कौन से है वो आपको बताना है। 41 में उत्तर क्या आ जाएगा बताइए सोच के असत्य कथन है वो बताना है इसमें। देखो इसमें रामायण की बात करें तो मूलतः देखो 6000 श्लोक थे, ये बिल्कुल सही है इसमें ना। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन है? 41 नंबर का क्वेश्चन है ना ये। तो इसमें देखो आप 41 नंबर का है ना ये, देखो हाँ। तो अकबर के समय रामायण का अनुवाद, ये इसमें गलत है दूसरा, ठीक है ना, ये गलत है इसमें। और यानी बांग्ला में रामायण का अनुवाद कंबन ने किया था, तो ये भी इसमें क्या है कि गलत है। इसमें देखो असत्य कथन बताइए, तो ये दोनों असत्य है, 2 और 3, इसमें भी उत्तर हो जाएगा। पहला ही इसमें से रामायण मूलतः 600 श्लोक थे, ये इसमें उत्तर आ जाएगा। अब देखो आगे की बात करिए अपन 42 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो महाभारत को एक साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र का कामशास्त्र कहा जाता है। इसमें वर्णित है कि जो सब जगह है वे तो इसमें ही है, उसमें ही, लेकिन जो उसमें बताया गया है वह अन्यत्र कहीं नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब देखो एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को आप देख लिए। 42 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो, 42 नंबर का क्वेश्चन है ना। देखो इसमें क्या लिखा है
कि महाभारत को एक साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र एवं कामशास्त्र कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें वर्णित है कि जो सब जगह है वह तो उसमें है ही, लेकिन जो उसमें बताया गया है वह अन्यतर, देखो आगे निकाल देता हूँ, अन्यतर कहीं नहीं है ना, अन्यतर कहीं नहीं है, ये भी इसमें सही है। और रमजानामा महाभारत का फारसी अनुवाद, यानी रमजानामा महाभारत का फारसी अनुवाद है, ये बिल्कुल सही है। तो तीनों तीनों इसमें सही आ जाएंगे, 1 2 3 इसमें राइट हो जाएंगे। अब देखो 43 नंबर का क्वेश्चन, कौन सी स्मृति गद्य में है? मनुस्मृति, नारद, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, कौन सी गद्य में है वो आपको बतानी है। तो इसमें आ जाएगा विष्णु स्मृति है, वो किस में है? गद्य में है। 43 में उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन, सुमिलित नहीं है ना, क्वेश्चन क्या है? सुमिलित नहीं है, वो आपको एक को बाहर करना है, 3 इसमें सही है। कल्पसूत्र भद्रबाहु, प्रशिष्ट पर्वन हेमचंद्र, भद्रबाहु चरित रतन नंदी, रतन मालिका अमोघ वर्ष और कविराज मार्ग हेमचंद्र। तो कौन सा इसमें नहीं है वो आपको एक बार करना है। 44 में क्या जाएगा? देखो कल्पसूत्र किसका है? भद्रबाहु का सही है। परिशिष्ट पर्वन है हेमचंद्र का, बिल्कुल राइट है। भद्रबाहु चरित है रतन नंदी का है, ये भी सही है। रतन मालिका है वो किसकी है? अमोघ वर्ष की है। लेकिन ये जो कवि राजमार्ग हेमचंद्र की नहीं है, तो इसमें आपका जो उत्तर है वो 5 नंबर का हो जाएगा। 5 नंबर देखो ये सी इसमें आ रहा है। ठीक है, ये इसमें नहीं आएगा, हेमचंद्र की ये नहीं है कवि राजमार्ग। अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करें अपने, किसकी? 45 नंबर का क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये मैं बता देता हूँ आपको। अरे ये क्या हो गया, ये 1 मिनट, ये क्या आ रहा है? दिक्कत आ गई ना यहाँ पर। देखिए ये जो आ रहा है ना, ये लो 1 मिनट, इसको सही कर देता हूँ मैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? 1 मिनट दोस्तों, ये आपके थोड़ा सा यहाँ दिक्कत आ रही है। यहाँ पर देखो, इसको अब सही है ना, ये थोड़ा सा इसको, अब देखो यहाँ देखो, ये वापस हो गया। अब देखो ये जो आपका 45 में है कि राजतरंगिणी प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है, इसे 11वीं सदी में लिखी गई है। इस कुल में कुल 8 अध्याय, यानी इसमें ये क्या हो रहा है? देखो ये इसमें क्या है? 8 अध्याय तरंग एवं 8000 श्लोक है। जोनराज और श्रीवर ने राजतरंगिणी का विस्तार किया। अब असत्य कथन बताना है इसमें, असत्य आपको कौन सा है वो इसमें बताना है। तो 45 में क्या उत्तर होगा बताइए? कि ये पूछ रहा है कि असत्य इसमें कौन सा है, ठीक है ना, वो आपको बताना है। तो देखो राजतरंगिणी की अपन बात करें ना, तो इसमें देखो ये प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है। ये राजतरंगिणी, अगर भारत का इतिहास मिलता है ना तो सबसे पहले इसी में मिलता है। अब ये पूछ रहा है कि दूसरा ऑप्शन देखो, ये 11वीं सदी में लिखी गई है, इसमें देखो ये गलत है। ये जो 12वीं सदी में लिखी गई थी, ये पुस्तक है 12वीं सदी में लिखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ये गलत हो जाएगा, कौन सा? 2 नंबर। अब देखो ये लगभग राजतरंगिणी की रचना 1148 में प्रारंभ की थी, कर्ण ने की थी, है ना। जब इसका प्रारंभ का देखा जाए ना आप, तो 1148 में उसका प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। लगभग 12वीं सदी आ रही है इसमें, और ये राजा जय सिंह के समय पूर्ण किया था ना, 1150 इसी के आसपास में, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है ये ना, और संस्कृत भाषा में ये अलंकृत है, ठीक है ना, और कश्मीर का इतिहास में लिखा गया है। अब इसमें देखो 8 अध्याय तरंग और 8000 श्लोक है, ये बिल्कुल सही है इसमें। और जोनराज एवं श्रीवर ने राजतरंगिणी का विस्तार किया था, ये बिल्कुल सही है इसमें, कि जोनराज है और श्रीवर ने राजतरंगिणी का विस्तार किया था, ठीक है ना। तो ये इसमें 2 नंबर है, इसमें ये गलत हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। ये सत्य पूछा है, तो बाकी देखो आपका 1 3 4 ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। अगला देखो 46 नंबर का क्वेश्चन की बात करिए अपने,
अब देखो किस पुस्तक में, यानी बात करें कि किस पुस्तक में बौद्धों एवं कपाल, ये क्या हो गया, कि किस पुस्तक में बौद्धों कापालिकों का उपवास किया गया तथा इसी पुस्तक में तत्कालीन पुलिस एवं न्याय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार में प्रकाश पड़ता है। मत विलास पर्वत रतन मालिका भगवती सूत्र अर्थशास्त्र। तो 46 में उत्तर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों सोच करके। तो इसमें आ जाएगा आपका मत विलास प्रवचन आ जाएगा कि इस पुस्तक में बौद्धों का कापालिकों का उपवास किया गया है। इस पुस्तक में तत्कालीन पुलिस एवं न्याय प्रशासन व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है। तो ये मत विलास प्रवचन उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप 47 नंबर का क्वेश्चन। किस पुस्तक ने विविध प्रकार के नावों के निर्माण का उल्लेख हुआ है? कर्तव्य कल्पतरु, युक्ति कल्पतरु और गीत गोविंद हर्षसरिस। तो क्या उत्तर हो जाएगा 47 में सोच के बताओ। तो इसमें हो जाएगा युक्ति कल्पतरु आ जाएगा कि इसमें नावों का निर्माण का उल्लेख हुआ है युक्ति कल्पतरु में। अगला क्वेश्चन कौन सी 48 में कौन यात्री कहता है कि भारत में प्रत्येक प्रांत में कौन सा यात्री ये कहता है इतिहास लिखने इतिहासकार नियुक्त थे। प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए एक बार। प्रश्न ये कहता है कि कौन सा यात्री ये कहता है कि भारत में प्रत्येक प्रांत में इतिहास लिखने के नियुक्त थे, कि लिखने के लिए इतिहास लिखने नियुक्त थे। मेगस्थनीज एक फायान है, येनसांग है, इत्सिंगिंग। तो क्या उत्तर होगा इसमें 48 नंबर में क्वेश्चन में आप सोच के बताइए। तो इसने हेनसांग आ जाएगा इसमें 48 में, ठीक है ना। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि ऐसा कौन सा यात्री है जो ये कहता है कि भारत में प्रत्येक प्रांत में इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार नियुक्त थे। ये बात है हेनसांग कहता है, ये इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो अच्छा है 49 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि कौन नहीं इसमें सम्मिलित है ना, वो आपको इसमें बताना है कि इसमें यह है कि कौन नहीं सम्मिलित है इसमें ना। अब देखो जो लेखक दे रखे पुस्तक और लेखक दोनों दे रखे हैं, तो आपको बताना है ऊंचा में क्या आएगा ना। तो देखो सीयू की हेनसांग सही लग रही है, फोको की फायान। तो देखो आप सोचो एक बार इसमें चूफान चीन मातवालीन और कासमास क्रिश्चियन टोपोग्राफी। तो क्या आ जाएगा सोच के बताओ इसमें। 649 में क्या आ जाएगा? तो इसमें देखो ये जो 3 नंबर है ना ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। ये इसमें आपका सम्मिलित नहीं है 3 नंबर। कैसे नहीं है कि ये जो फोकोकी है वो मातवालीन की है, ठीक है ना। ये जो बुक है ना वो, और चू फांसी की ये इसमें नहीं है ये, ठीक है ना। तो देखो सीयू की एनसांग बिल्कुल सही है, फोको की है, फयान की बिल्कुल सही है, किसकी है? फोको की किसकी है? फयान की है। और चू फांसी ये इसमें मातलान की नहीं है। और कासमास है क्रिश्चियन टोपोग्राफी, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत कौन सा होगा? 3 नंबर इसमें गलत हो जाएगा 49 में। अगले क्वेश्चन की बात करिए 50 नंबर का क्वेश्चन। सर्वप्रथम मैत्रेय बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? हर्ष के, कनिष्क प्रथम के, भूविष्क के, भीमकटमिशिष्ट के, किसके? कि मैत्रेय बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? तो 50 में उत्तर आपका बी आ जाएगा, कनिष्क के प्रथम। अगला 51 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन यात्री 56 पूर्व बौद्ध यात्रियों का विवरण देता है? इत्सिंगिंग, हेनसांग, फायान, चाउ जुकुआ। तो 51 में क्या उत्तर हो जाएगा सोच के बताओ। तो इसमें आ जाएगा ई, जो है ना इत्सिंगिंग। 56 ईस्वी पूर्व में बौद्ध यात्रियों का विवरण देता है, इत्सिंगिंग देता है ये। अगला क्वेश्चन है 52वां नंबर का क्वेश्चन कि किस यात्री ने मीर भोज को अरबों इन इस्लाम का घोर शत्रु बताया? किस यात्री ने मीर भोज को अरबों का शत्रु बताया था? सुलेमान ने, यानी इबन
खरदूब ने, अलबरूनी ने, अल मसूदी ने, किसने बताया था? तो 52 में उत्तर क्या हो जाएगा, सोच के बताओ। तो ये आ जाएगा सुलेमान आ जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन देखो 53 नंबर का क्वेश्चन, कि अरब यात्रियों ने किन शासकों की तुलना विश्व के 4 शासकों से की? कि अरब यात्रियों ने किन शासकों की तुलना विश्व के 4 शासकों ने की थी? राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल और चोल। तो 53 में क्या उत्तर हो जाएगा, सोचो। राष्ट्रकूट। कि अरब यात्रियों ने किन शासकों की तुलना विश्व के 4 शासकों ने की थी? राष्ट्रकूट आ जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर का क्वेश्चन, सुमिलित नहीं है ना, सुमिलित नहीं है वो आपको बाहर करना है। इधर देखो पुस्तक है, इधर क्या लेखक है। तो सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट यानी ईस्ट सीरीज मैक्स मुलर, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्मिथ, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया मैकाले, मेर मुरुजुज जब अलमसुदी। तो 54 में क्या उत्तर हो जाएगा, सोच के बताओ कौन सा उसमें सम्मिलित नहीं है। तो इसमें ये जो 3 नंबर वाला ना, ये सम्मिलित नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया मैकाले, ये इसमें नहीं सम्मिलित है, बाकी सब उसमें सम्मिलित है। तो 54 में ये 3 नंबर आ जाएगा, सी वाला ऑप्शन। देखो सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट सीरीज मैक्स मुलर, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया विस्मित सही है, और मेरूजज जहेज ये किसका है, अल मसूदी का, ये बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अब देखो 55 नंबर का क्वेश्चन, 55 अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, आपके बहुत बार ये एग्जाम में पूछा ही जाता है आपको, तो बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये आपका जो 55 नंबर का क्वेश्चन है वो, ठीक है ना। इसमें देखो अभिलेखों का अध्ययन है, ये चाहे नेट हो, चाहे सेट हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन एक आता है इसमें से। क्या अभिलेखों का अध्ययन एपियोग्राफी या एपियोग्राफी कहलाता है? बिल्कुल सही है ये। प्राचीन तिथियों का अध्ययन पीलियोग्राफी कहलाता है, ये पीलियोग्राफी यानी पीलियोग्राफी कहलाता है, ये भी सही है कि प्राचीन तिथियों का अध्ययन क्या कहता है, पीलियोग्राफी कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, ये भी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, ये भी इसमें सही है। तो तीनों इसमें सही है। और आगे के ऑप्शन और देखते हैं अपन, देखो ये लो, ये क्वेश्चन था ना 55 नंबर का क्वेश्चन, अपन का 55 नंबर का ही चल रहा है ना। अब देखो ये जो है कि भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप थे, भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप थे, ये भी इसमें सही है। तो इसमें सभी कथन है सही है, चारों इसमें सही है। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की बात करें 56 नंबर का क्वेश्चन, ये लो। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, 56 नंबर के क्वेश्चन ध्यान से आप पढ़िए, कि जूनागढ़ अभिलेख चंपू शैली एवं विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया अभिलेख था। दूसरा है यवन राजदूत हेलियोडोरस का विदेशी शासन यानी विदिशा से प्राप्त गुरुड स्तंभ लेख एवं भागवत धर्म का प्रधान अभिलेख के यानी प्रमाण है। विष्णु की प्राचीन प्रतिमा छत्तीसगढ़ के मल्हार से मिली है। चौथा एहोल अभिलेख यानी भगवान शिव की स्तुति में प्रारंभ किया गया था। तो चारों ऑप्शन में आप देखिए कौन सा आपको सही लगता है 56वें नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इसमें पूछा क्या है, असत्य कथन है वो आपको बताने हैं कि असत्य कौन से। देखो पहला तो बिल्कुल ही इसमें गलत होगा, क्योंकि जूनागढ़ अभिलेख चंपू शैली विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है, ये इसमें गलत हो जाएगा। पहला ये क्या हो रहा है, ये क्या आ गया बीच में। तो देखो थोड़ी सी दोस्तों, देखो ये है जो जूनागढ़ अभिलेख है चंपू शैली एवं विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है, ये इसमें गलत है पहला, ठीक है। और यवन राजा राजदूत हेलियोडोरस का विदिशा से प्राप्त
गरुड़ अभिलेख और भागवत धर्म का प्रथम अभिलेख ये प्रमाण है, ये बिल्कुल सही है। इसमें दूसरा क्या है, बिल्कुल सही है इसमें ना। और ये जो है आपका 56वां क्वेश्चन है जो देखो, ये 1 मिनट, ये जो है ना, कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे, 56वां देख रहे हैं ना। 1 मिनट दोस्तों, ये क्या हो गया, देखो एक बार इस क्वेश्चन को, इसमें पूछा क्या, देखो असत्य कथन बताना आपको ना, कि असत्य है वो कौन सा है वो छांटना, बाकी 3 इसमें से यानी जो सही है वो यानी असत्य छांटना आपको, ठीक है ना। तो जूनागढ़ अभिलेख है चंपू शैली विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों ना। यवन राजदूत हेलियोडोरस का विदिशा से प्राप्त गरुड़ अभिलेख भागवत धर्म का प्रथम अभिलेख ये प्रमाण है, ये भी इसमें सही है। अब देखो तीसरा, देखो विष्णु की प्राचीन प्रतिमा छत्तीसगढ़ के मल्हार से मिली है, ये भी इसमें सही है। अब देखो एवोल अभिलेख की भगवान शिव की स्तुति से प्रारंभ हुआ, ये इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों, चौथा गलत है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें डी उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर थोड़ी मैंने मिस्टेक कर दी कि ये सही है इसमें, जूनागढ़ अभिलेख चंपू शैली में और विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया अभिलेख बिल्कुल सही है। यवन राजदूत हेलियोडोरस का विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभलेख और भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। और विष्णु की प्राचीन प्रतिमा छत्तीसगढ़ के मल्हार से मिली है, तो तीनों तीनों इसमें सही है। ये देखो ये लेकिन ये गलत है, तो उसमें असत्य पूछा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को सही पढ़ना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन, ये लो, कि निम्नलिखित में से सम्मिलित करिए आपको ना, कि आपको सम्मिलित करना है 57 नंबर में। इसमें देखो आपको कि अशोक अभिलेख चापड़ बिल्कुल सही है, और यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख वासुल सही है, कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख वत्सभट्टी सही है, और एवल अभिलेख है रवि कीर्ति, ठीक है ना। देखो अशोक अभिलेख चापड़, यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख वासुल, और कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख वत्सभट्टी बिल्कुल सही है, और एवल अभिलेख रवि कीर्ति तो जिसमें जो मिले हुए एकदम सही है, 1 2 3 4 इसमें सही है, उसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो एक बार दोबारा देख लीजिए, अशोक अभिलेख चापड़, यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख वासुल, और कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख वत्सभट्टी, और एवल अभिलेख रवि कीर्ति। ये रवि कीर्ति वाला ध्यान रखना भाई, बहुत बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें, कलचुरी नरेश गंगेय देव विक्रमादित्य के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है, लक्ष्मी का, दुर्गा का, उमा का, शिव पार्वती का। तो 58 में आपका उत्तर क्या हो जाएगा, लक्ष्मी का मिलता है। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें कि 58 नंबर का पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन किस वंश की मुद्राओं की विशेषता है, पांचाल के एक। आपका कौन 58 नंबर का क्वेश्चन है ना ये। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, देखो पूर्वी भाग पर दिए गए राजाओं के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन किस वंश की मुद्राओं की विशेषता है, तो ये पांचाल का आ जाएगा। इसमें 58 में क्या उत्तर हो जाएगा, पांचाल। अब आगे का आप देखते रहना। अगले क्वेश्चन देखो आप, इसमें हो गया 60वां नंबर का क्वेश्चन है कि सुनेत से योदेव की मुद्राएं मिलती है, चौहान रानी सोमल देवी की रजत मुद्राएं मिली है, विशल प्रिय मीर बोस द्वारा जारी सिक्कों का था, और चौथा है 1 स्वर्ण 80 रत्ती बराबर होता था। तो इसमें सत्य कथन है वो बताना आपको कही देंगे। सत्य जो पिछला क्वेश्चन है ना, मैं वहाँ पर थोड़ी गलती कर दी थी, यहाँ पर देखो सत्य कथन बताइए, वो आपको देखना है। तो देखो सत्य है वो आपको इसमें से छाटना है। तो 60 में क्या जाएगा, देखो सुनियत ने योद्धा की मुद्राएं मिली, ये बिल्कुल सही है। इसमें चौहान रानी सोमल देवी के रजत मुद्राएं मिली है, ये इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है, दूसरा गलत है इसमें। अगला देखो विशल प्रिय, इसमें देखो दोस्तों ये एक बार इस क्वेश्चन को देखो, दोबारा देखो इसको, कि जो ये दे रखा है ना कि सुनेत ने योद्धा में मुद्राएं मिली है, ये बिल्कुल सही है।
चौहान रानी सोमल देवी की रजत मुद्राएं मिली है, ये भी इसमें सही है पहला। अब देखो विशल प्रिय मीर बोस द्वारा जारी सिक्का था, ये इसमें गलत है तीसरा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है चौथा, एक सुवर्ण यानी 80 रत्ती के बराबर होता था, ये बिल्कुल सही है इसमें। तो 1 2 4 इसमें सही है, सी उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो 61वां, सबसे पहली बार, देखो कोई क्वेश्चन आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, वैसे गलती होने की संभावना कोई नगण्य है, लेकिन मानो गलती से कोई भूल हो जाती है ना। सबसे पहली बार उमा पाशुपत धर्म एवं हरिहर के प्रारंभिक स्वरूप का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? कि सबसे पहले उमा पाशुपत धर्म हरिहर के प्रारंभिक स्वरूप का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? वो विशक के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, कनिष्क द्वितीय के, मीर कुल के। तो 61 में क्या आ जाएगा? हु विशक आ जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 62 नंबर का क्वेश्चन, शिव पार्वती का अंकन किसकी मुद्राओं पर मिलता है? समुद्रगुप्त की, मीर कुल की, हर्ष की, योधेय की? बताइए 62 में क्या उत्तर हो जाएगा? तो हर्ष से शिव पार्वती का अंकन किसकी मुद्राओं में मिलता है? हर्ष के सिक्कों पर मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? वो विश्व के, अपोलोडोरस के, कनिष्क के द्वितीय के, मेर कुल के? तो सबसे ज्यादा देवी देवताओं का अंकन है किसके सिक्कों पर मिलता है? तो 63 में आपका उत्तर हो जाएगा हु विश्व के सिक्कों पर। अगले क्वेश्चन 64 नंबर को देखिए, भारत में सर्वाधिक सिक्के किस काल में मिलते हैं? बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। मौर्य युग का, मौर्योत्तर युग का, गुप्त काल का, गुप्तेतर युग का? तो बताइए 64 में क्या आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा मौर्य युग का है, वो सर्वाधिक सिक्के इस काल में ही मिलते हैं। अगर सोने का पूछा जाए तो वो आपका गुप्त है, कुषाण है, इसमें वो अलग अलग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। कि शुद्ध सिक्के कुषाण काल में मिलते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि शुद्ध सिक्के किस काल में मिलते हैं? तो ये आ जाएगा आपका कुषाण काल, ठीक है। और सर्वाधिक जो सोने के सिक्के हैं, ठीक है ना, वो किस काल में मिलते हैं? वो गुप्त काल में आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में मिले, लेकिन शुद्ध का पूछा जाए तो कुषाण आ जाएगा। और ये क्वेश्चन का जो अलग अलग जो लैंग्वेज है वो ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है ना कि बाद में सर्वाधिक सिक्के किस काल में मिलते हैं, तो मौर्योत्तर युग के, ये इसमें आ जाएगा। और शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण काल में मिले थे, और सर्वाधिक सोने के सिक्के अगर जारी अगर पूछा जाए ना तो गुप्त काल में। ये इस तरह 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम मुद्राएं आज सिक्के है, ये किस धातु की है? अधिकांश चांदी की और कुछ तांबे की, केवल चांदी की, केवल तांबे की? डी में है चांदी, तांबा और स्वर्ण का। तो बताइए 65 में उत्तर क्या हो जाएगा? अधिकांश तो चांदी की और कुछ तांबे की, ये उसमें उत्तर हो जाएगा। भारत की प्राचीन मुद्राएं आज सिक्के है, ये किस धातु की है? चांदी की और कुछ तांबे की। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर का क्वेश्चन, कनिष्क के सिक्कों पर आर्दाक्षो देवी का अंकन हुआ है। 66वां क्वेश्चन है कि देखो कि कनिष्क के सिक्कों पर आर्दाक्षो की देवी का अंकन हुआ है। दूसरे में है चोलों के सिक्कों पर ढेर धवलेश्वरम से मिलता है। 3 में उदमपुरम मुद्राओं पर राजा एवं जन का एक साथ उल्लेख मिलता है। चौथे में अगाथोकलीज के सिक्कों पर कृष्ण एवं बलराम की आकृति का अंकन मिलता है। अब ये इसमें पूछा क्या गया है कि इसमें ये पूछा गया, देखो पूछा क्या गया, इधर निकाल देते हैं अपन। इसमें पूछा गया सत्य कथन बताइए ना। इसमें पूछा है कि सत्य कौन सा है, वो आपको छांटना है। देखो एक बार इसको दोबारा देख लीजिए इधर। 66 नंबर का क्वेश्चन है ये, और उसमें आप देख सकते हो कि सत्य कथन पूछा है, यानी सत्य कौन से है इसमें ना, ये आपको ध्यान करना है कि सत्य कौन सा होगा। तो ये आपको बताओ, देखो दोबारा पढ़ो, कनिष्क के सिक्कों पर आर्दाक्षो देवी का अंकन हुआ, बिल्कुल सही है ये। चोलों के सिक्कों पर ढेर धवलेश्वर से मिलता है, ये भी सही है। उदमपुर मुद्राओं पर राजा एवं जनक का एक साथ उल्लेख मिलता है, ये भी सही है इसमें। अगाथोकलीज के सिक्कों पर कृष्ण एवं बलराम की आकृति का अंकन मिलता है, ये भी सही है इसमें। तो चारों सत्य है इसमें, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये देखो इसमें आपका उत्तर है चारों सही का मतलब ये सी उत्तर आ जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो 67 नंबर का क्वेश्चन। शीशे का सिक्का चलाया था, किसने चलाया था? सातवाहनों ने, हिंद यवनन, स्ट्रेटो ने, मौर्यों ने, नंदू ने। तो इसमें बताओ, देखो ज्यादातर आपका सातवाहन नाम मिलता ही है, ये तो सब जगह आपको उत्तर मिल ही जाएगा। तो 67 में क्या उत्तर होगा सोच के बताओ। शीशे का सिक्का चलाया था, तो क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसमें देखो प्रथम सातवाहनों ने चलाया था, हिंद यवनन ने भी चलाया था, तो इसमें एक और दो सही हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। सातवाहनों ने, हिंद यवनन ने चलाया था, ये आ जाएगा, एक और दो ही हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन कई बार एक ऑप्शन में मिल सकता है, जैसे सातवाहनों से शुरुआत होता है, शिशुओं का सिक्का सर्वप्रथम इसी ने चलाया था, लेकिन हिंद यवनन जो आपका दे रहे हैं ना, दे रखा है ना, इसमें क्या दे रखा है इसमें, जो 67वां क्वेश्चन था ना, यंद और यवन, ये भी इसके बाद में चलाए थे। अब देखो 68वें नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है? मानसार, सम्राग, सूत्रधार, मयमत और महावस्तु। तो 68 में आपका आ जाएगा कि कौन सा वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है? महावस्तु नहीं है, बाकी मानसार, सम्राग, सूत्रधार और मयमत ये भी था। अगले क्वेश्चन देखो 69वें नंबर का क्वेश्चन है। आप देखो निम्नलिखित में से किस पुरातत्व की वर्णमाला कहते हैं? सिक्कों को, मर्द भांडों को, अभिलेखों को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 69 में क्या जाएगा सोच के बताओ। तो इसमें आ जाएगा मर्द भांडू। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व की वर्णमाला कहते हैं? तो मर्द भांडू को, मर्द भांडू को, ये आ जाएगा इसमें उत्तर। 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि चित्रित दूसर मर्दमांड द्वितीय नगरीकरण से संबंधित मर्दमांड है। दूसरा है NBPW मर्दमांड लोहाकालीन मर्दमांड है। तीसरे में ददेरी पंजाब का एक स्थल है जहाँ से चित्रित दूसरे मर्दमांड मिले। चौथा है NBPW सभी मर्दमांडों में सर्वश्रेष्ठ है। तो उपयुक्त कथन में से सत्य कथन वो आपको छांटना है। तो आप सोच के बताओ क्या आ जाएगा इसमें। सोचो, देखो आपको क्या इसमें सही है, क्या इसमें गलत है, ये आप बता सकते हो, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन है? 70 नंबर का क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो आप इसके सोच करके बताओ क्या पूछा है। सत्य कथन आपको पूछा है, ठीक है ना। तो देखो ये जो क्वेश्चन है आपका 70 नंबर, जो आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें देखो पहला ऑप्शन है चित्रित दूसरा मर्दबांड द्वितीय नगरीकरण से संबंधित मर्दबांड है ना। तो ये इसमें नहीं होगा, द्वितीय नगरीकरण से ये चित्रित दूसर है वो मर्दकांड है, जो नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपका जो द्वितीय नगरीकरण का नहीं है, ये जो अपन कह सकते हैं काशी युगीन था ना, तो इसमें ये गलत है, इसमें ना ये द्वितीय नगरीकरण से संबंधित नहीं था। NBW मर्दबांड लोहा कालीन मर्दबांड था। तो जो NBW है, NBPW है, वो लोहा कालीन मर्दबांड है ना। तो ये अगर ये पूछा जाए ना, तो ये द्वितीय नगरीकरण से संबंधित था। ये लोहा कालीन जो NBPW भी है, ये किससे है? द्वितीय नगरीकरण संबंधित मर्दबांड था ये। अब देखो ये इसमें आना चाहिए था, ये द्वितीय नगरीकरण से ना, लेकिन उल्टा दे दिया यहाँ पर। तो ये भी इसमें क्या है कि आपका गलत है इसमें ना। अब देखो ददेही पंजाब का एक स्थल है जहाँ से चित्रित दूसरा मर्दबांड मिला है, ये सही है इसमें। अब देखो NBPW का सभी मर्दबांड में सर्वश्रेष्ठ है। तो अब आप 70 में क्या होगा बताओ। इसमें ये भी सही है कि NBPW सभी मर्दबांडों में सर्वश्रेष्ठ है, तो 3 और 4 इसमें सही है, तो ए उत्तर इसमें आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आपको जो देखो मैं बता देता हूँ, ये जो पहला दे रखा है ना, यानी चित्रित दूसरा मर्दबांड, इसका मतलब क्या होता है? एक बार देखो मैं ये आपको यहाँ बता देता हूँ क्या क्या करके, ठीक है ना। कि ये जो चित्रित दूसरा मर्दबांड है, इसको बोलते हैं PGW। क्या बोलते हैं? PGW, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको काशी युगीन भी अपन कह सकते हैं, यानी ये जो था ना द्वितीय नगरीकरण में नहीं था, ये कौन सा था? काशी युग के समय था, जहाँ जो काशी युग कहलाता है, ठीक है ना। अब देखो एक इसमें ज्यादातर मर्द भांड है, यानी ये जो है
आपका लोहा युगिन मर्तबांड होने से चित्रित दूसरे मर्तबांड को ही दिया है, ठीक है ना। अब देखो लोहा युगिन आता है इसके अंतर्गत। अब देखो अपने NBBW मर्तबांड, ये जो आ रहा है ना NBPW, इसका मतलब है उत्तर काले पोलिशदार मर्तबांड। इसका मतलब क्या होता है? उत्तर काले पोलिशदार। क्या मतलब होता है? उत्तर काले पोलिशदार मर्तबांड। ये आप ज्यादातर देखो बुद्ध युगीन है, मौर्यकालीन मर्तबांड है ये, लेकिन द्वितीय नगरीकरण के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि उस समय लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था, तो ये इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। तो NB मर्तबांड लोहा कालीन मर्तबांड है, वो द्वितीय नगरीकरण में आना चाहिए। यहाँ पर लोहा युगिन दे दिया आपको, ये इसमें गलत हो गया। तो ये दो, एक और दो ही क्या है कि गलत हो जाएगी, बाकी इसमें सही है। अब देखो यहाँ पर आगे की क्वेश्चन की बात करें, 71 नंबर का क्वेश्चन। चाउ जू कुआ का यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किस राजवंश पर प्रकाश डालता है? चाउ जू कुआ का, चोल शेख, चालुक्य शेख, पल्लव शेख, पांडे शेख। तो 71 नंबर में क्या उत्तर हो जाएगा, सोच के बताओ। इसमें है चोल। चाउ जू कुआ है यात्रा विवरण है, वो चोल पर यात्रा विवरण प्रकाश डालता है। अगला 72 नंबर का क्वेश्चन देखो। गुप्त संवत का सबसे पहली बार प्रयोग प्रशस्ति में हुआ। दूसरा है गुप्त संवत वल्लभी संवत भिन्न है। तीसरा है लक्ष्मण संवत का प्रचलन कश्मीर में हुआ। और चौथा है कोलम संवत 825 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। तो बताओ आप इसमें 72 नंबर में क्या उत्तर हो सकता है? सोचिए एक बार 72 नंबर में, तो बताइए क्या होगा 72 नंबर के क्वेश्चन में। सोचो क्या आएगा, बताइए 72 नंबर में क्या आ जाएगा। इसने पूछा क्या है 72 नंबर में? सत्य कथन पूछा है आपको ना, सत्य कथन वो आपको इसमें छांटना है, ठीक है ना। अब देखो गुप्त संवत सबसे पहली बार प्रयोग प्रशस्ति में, ये इसमें नहीं हुआ था, इसमें ये सत्य नहीं है, ठीक है ना। पहली बार है जो प्रयोग है वो इसमें नहीं हुआ था गुप्त संवत का। देखिए जो गुप्त संवत की बात करें तो सर्वप्रथम प्रयोग है चंद्रगुप्त द्वितीय मथुरा अभिलेख में हुआ था। ये किससे पहली बार प्रयोग कहाँ पर हुआ था? ये मथुरा में हुआ था ना, मथुरा। ये देखो यहाँ मैं कर देता हूँ। इसका पहली बार प्रयोग यानी प्रशस्ति में नहीं हुआ था। इसका तो प्रयोग गुप्त संवत का है, वो कहाँ पर हुआ था? मथुरा में, ठीक है। अगला है गुप्त संवत वल्लभी संवत से अभिन्न है। क्या है? अभिन्न है। ये बिल्कुल सही है कि वल्लभी से अभिन्न है ये, दूसरा एकदम सही है इसमें। लक्ष्मण संवत का प्रचलन कश्मीर में हुआ था। अब यहाँ पर जो ये आ रहा है ना लक्ष्मण संवत है, इसका अगर प्रारंभ आप यहाँ पर नहीं हुआ था, ये बंगाल में इसकी लक्ष्मण संवत का है जो प्रारंभ है, वो कहाँ से हुआ था? लक्ष्मण संवत बंगाल से हुआ था। यहाँ पर कश्मीर लिखा हुआ है, ये गलत है इसमें ना। यहाँ पर अगर बंगाल होता तो सही होता, तो ये इसमें क्या है कि गलत आ जाएगा। अब एक कोलम संवत 825 इसमें प्रारंभ हुई, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें 2 और 4 बिल्कुल राइट है, तो बी उत्तर इसमें हो जाएगा 72 के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन देखो आप, 72 हो गया। 73 नंबर का क्वेश्चन ये लो। कौन सा राजा गुप्त संवत के वर्ष में 56 में सिंहासन आरूढ़ हुआ था? कि कौन सा राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासन आरूढ़ हुआ, सिंहासन बैठा था? कुमार गुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो आपको बताना इसमें क्या आ जाएगा। 73 नंबर में उत्तर क्या आ जाएगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय है, वो गद्दी पर बैठा था। अगला देखो 74 नंबर का क्वेश्चन। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की तिथि 150 ईसा यानी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की तिथि 150 ईस्वी है। इसे शक संवत वर्ष में बताइए, ठीक है ना। तो आपको शक के अंदर, अब देखो शक संवत का प्रारंभ अपन बात करें तो कब प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी 78 ईस्वी में, ठीक है। अब ये पूछा है कि जूनागढ़ विलय की तिथि 150, तो शक संवत वर्ष पर आपको बताना है। तो ये जो ईस्वी के बाद में प्रारंभ हुई थी, जो जो क्या है, ये जो शक संवत, तो अब देखो 150 है, ठीक है। यहाँ मैं कर देता हूँ, देखो 150 ये आ जाएगा नहीं, यहाँ पर देखो 1 मिनट, ये आ जाएगा, ये लो 150, ठीक है।
अब शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुई, तो ये लिखा मैंने 78। अब यहाँ बाकी निकाल लो आप। यहाँ पर 10 में से 8 गे ले रहे, 2 हाथ के 1, 8 गे यहाँ पर, तो कितने बच गए, 7 बच गए ना। तो ये 72 वर्ष आ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। कि रुद्र दामर जूनागढ़ अब लिखते थे 150 में, तो शक संवत वर्ष बताए, तो शक संवत है वो 78 बाद में, तो 78 बाकी निकाल लो, तो वो 72 बचते हैं, उस वर्ष में ये प्रारंभ हुई थी, ये इसमें आ जाएगा ए उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो, 75वां क्वेश्चन। एक लंबे अंतराल के बाद निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जलाए थे? गांगदेव ने, गोविंद चंद्र देव ने, कर्ण ने, कीर्ति वर्मा ने। तो 75 में उत्तर क्या हो जाएगा, सोच के बताओ आप। तो इसमें आएगा ए गांगदेव ने, कि एक लंबे अंतराल के बाद निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जलाए थे? तो गांगदेव आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखो आप, 75 नंबर क्वेश्चन। जल कर्क का साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है ना, कि जल पर भी कर लिया जाता था। ये प्रतिहार सिंह, गढ़वाल सिंह, चालुक्य सिंह, राष्ट्रकूट सिंह। तो चिंतन में उत्तर क्या जाएगा, सोच के बताओ। तो इसमें था गढ़वाल। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो 77 नंबर का क्वेश्चन। जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्र सूची के रचयिता कौन थे? बताइए। याज्ञवल्क्य, अश्वघोष, बुद्धघोष, नागार्जुन। तो बताइए क्या आ जाएगा, 77 में उत्तर क्या आ जाएगा? तो इसमें हो गया अश्वघोष। वज्र सूची के रचयिता कौन थे? अश्वघोष आ जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करिए 78 नंबर का क्वेश्चन। विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने का वाला बौद्ध ग्रंथ है। दिव्य वेदान, अशोक वेदान और अवधान शतक, ललित विस्तार। तो क्या आ जाएगा 78 में, सोच के बताओ। तो इसमें आ जाएगा ललित विस्तार, कि प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? ललित विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखिए 79 का, कि तालगुंड एवं हरे हा प्रस्तुति के लेखक है। कि तालगुंड और हर हा प्रस्तुति के लेखक कौन है? तो 79 में क्या उत्तर हो जाएगा? ये देखो, तालगुंड का तो ये कुमंज हो जाएगा, और हरा का है रवि शांति हो जाएगा, तो ए ही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 80 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? कौन इसमें सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें 80 में क्या हो जाएगा, देखो मनुस्मृति इसमें नहीं आएगा। प्रस्थान त्रयी में भगवत गीता है, उपनिषद है और ब्रह्मसूत्र है। ये तीनों प्रस्थान त्रयी में बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इसमें मनुस्मृति नहीं आएगा, भगवत गीता है प्रस्थान त्रयी में, उपनिषद है और ब्रह्म सूत्र है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 81 नंबर का क्वेश्चन। वह प्राचीन स्थल जहाँ 6 यानी 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया। अहिचतर, हस्तिनापुर, कांपल्य और नेमी सारणी। तो 81 में क्या हो जाएगा? तो इसमें नेमी सारणी में है। क्या में था कि प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था, तो नेमी सारणी उत्तर आ जाएगा। इसमें डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, 81 नंबर का हो गया। अब देखो 82 नंबर का क्वेश्चन। ये लो 82 नंबर का क्वेश्चन है कि 1121 में, क्वेश्चन क्या है कि 1121 में एक अभिलेख का आयुर्विज्ञान संस्था का उल्लेख करता है। कि आयुर्विज्ञान संस्था का जहाँ चरक संहिता और वाघभट्ट के अष्टांग अध्याय की पढ़ाई होती है वह स्थित था। वाराणसी में, नालंदा में, वल्लभी में, तिरुवाडुतुरे। तो किस में था? 82 में उत्तर क्या जाएगा बताइए। तो ये था आपका तिरुवाडेतुरे में था ये, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करिए अपन। 83 नंबर का क्वेश्चन काफी बड़ा दिखाई दे रहा है ये। देखो, अरब यात्री सुलेमान 852 ईस्वी में निम्न कथनों पर विचार करे कि उसका राज्य जीव की आकृति के समान, उस राजा के पास बहुत बड़ी सेना है, अश्व सेना अद्वितीय है, अश्व सेना है अद्वितीय है, उसके मुकाबले कोई कर नहीं सकता, और वे अरबों का शत्रु है, अरबों का शत्रु है, और भारतीय उपमहाद्वीप के उसके अतिरिक्त कोई राज्य नहीं है, और जो डाकुओं से इतना सुरक्षित हो। सुलेमान का उपयुक्त कथन किस राज्यों से संबंधित है? सुलेमान वर्णन करता है वो किससे संबंधित है, तो आपको बताना है। पाल, परमार, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। तो 83 में उत्तर आ जाएगा आपका प्रतिहार। इतना अच्छा शासक था प्रतिहार काल में कि ये सुलेमान
वर्णन करता है कि उसके समय डाकुओं का भी यहाँ बे था, यानी डाकुओं ने सुरक्षित था ये राज्य प्रत्याहार के समय। और ये किसका शत्रु था? अरबों का शत्रु भी थे प्रत्याहार। तो इस तरह ये कथन सुलेमान ने प्रत्याहारों के बारे में कहा है। अब देखो आपका 84 नंबर का क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय स्थानों की पहचान हेतु अलेक्जेंडर कनिगम के प्रयास अधिकांश किसके यात्रा विवरण में आधारित थे? हिनसांग, फायान, इत्सिंग, चाउ, जुकुआ। तो बताइए 84 में क्या उत्तर हो जाएगा? इसमें आ जाएगा हिनसांग, ए हो जाएगा। ठीक है ना, कि प्राचीन भारतीय स्थानों की पहचान हेतु अलेक्जेंडर कनिगम के प्रयास अधिकांश किस यात्रा विवरण में आधारित था? हिनसांग आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, रंबा मंजरी नाटक के लेखक थे? बहुत इजी क्वेश्चन है। 85 में क्या आ जाएगा? ये आपको जयचंद्र आ जाएगा। रंबा मंजरी के नाटक के लेखक कौन थे? जयचंद्र, ये इसमें उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? बताइए, रामानुज थे, कौटिल्य थे, अमर्त्य सेन थे, भास्कराचार्य। तो उत्तर हो जाएगा आपका भास्कराचार्य है, लीलावती के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? हेमचंद्र है किसकी सभा को अलंकृत करते? अमोघ वर्ष के, कुमारगुप्त के, अरुणोराज के, विद्याधर के। तो 87 में उत्तर क्या हो जाएगा? कुमारपाल की सभा को वो क्या है, अलंकृत करते थे, महान विद्वान हेमचंद्र। अगले क्वेश्चन 88, निम्नलिखित में से किससे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ है? धर्मपाल को, देवपाल को, विजय सेन को, लक्ष्मण सेन को। तो 88 में उत्तर क्या होगा बताइए? तो लक्ष्मण सेन को एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, किसको? लक्ष्मण सेन को। अगला क्वेश्चन है, राजपूत वंश के किस राजा ने एक मस्जिद के, कि राजपूत राजा के किस राजा ने एक मस्जिद के देखो इधर हो गया ये, यानी मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए 1 लाख के बालोतरा सिक्कों का दान दिया। यानी क्वेश्चन क्या है, राजपूत का एक राजा था जिसने एक मस्जिद के लिए क्या है, पुनर्निर्माण के 1 लाख बालोतरा सिक्कों का दान दिया था। वो कौन सा राजा था? मीर भोज, भोज परमार, पृथ्वीराज तृतीय और जय सिंह, क्या नाम लिखा है, जय सिंह सिद्धराज। तो मस्जिद को पुनर्निर्माण के लिए 1 लाख रुपए बालोतरा सिक्कों का दान दिया था। वो कौन सा राजा था आपको बताना है। 89 में क्या आ जाएगा? जय सिंह सिद्धराज है, उन्होंने 1 लाख रुपए बालोतरा सिक्कों का दान दिया था मस्जिद ठीक कराने के लिए। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का क्वेश्चन, प्राकृत ग्रंथ गोडवाओं में किसके चरित का वर्णन है? भास्कर वर्मन, संसाग, वत्सराज, यशोवर्मन। तो 90 में क्या उत्तर हो जाएगा? यशोवर्मन आ जाएगा। प्राकृतिक ग्रंथ गोडवा में किसके चरित्र का वर्णन है? यशोवर्मन आ जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 91 नंबर का क्वेश्चन, सूची है मिलान करना है आपको। देखो इधर लेखक है, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ग्रंथ है इधर, देखो इधर लेखक है और इधर ग्रंथ है। लो कि शूद्रक के मिलो आप, मर्च कटिकम आ जाएगा इसमें। 1 मिनट से दिख जाए आपको ना, कि शूद्रक है वो मर्च कटिंगम है। और जो क्वेश्चन 91 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये इसमें देखो 3 नंबर मिला दिया और विलन आ जाएगा आपका 2 नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 नंबर आ जाएगा इसमें, मतलब विक्रमा देवचरित हो जाएगा। और महेंद्र वर्मन फर्स्ट है वो मतविलास हो जाएगा। और गुणाढ़ है वर्त कथा आ जाएगा इसमें ना। तो अब आप आसानी से इसको मिला सकते हो। उत्तर क्या हो जाएगा? देखो शूद्रक के मर्च कट्टिकम 3 नंबर मिला है, 3 नंबर इसमें भी है, 3 इसमें भी है। विलन किसे मिलाया? विक्रमांक देवचरित से मिलाया था, तो 2 नंबर देखो इसमें भी है, 2 इसमें भी है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट मिलाया था, वो किसे मिलाया था? मत विलास से 4 नंबर, तो 4 नंबर देखो इसमें है, लेकिन बाकी में 4 नंबर कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये कट हो जाएंगे। ठीक है, अब गुणाढ़ है वर्त कथा, ये मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार देखो ये किसे है? वर्त, यानी व्रत कथा हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें पहला उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन देखो 92 नंबर का क्वेश्चन है,
कि रानी रुद्रबा निम्न में से किस राजवंश की थी? बताओ। बादामी के चालुक्यों की, वेंगी के चालुक्यों की, वारंगल के काकतीय की, मदुरई के पांडे की? तो बताइए 92 में उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें वारंगल के काकतीय की थी, ठीक है ना। किस वंश की थी? वारंगल के काकतीय वंश की थी ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, 93 नंबर का क्वेश्चन। किसने कहा था कि इतिहास काल तथा तथ्यों के बीच अंत क्रिया की विच्छन प्रक्रिया है तथा वर्तमान और अतीत के बीच अनवर्त परिसंवाद है? तो 93 में उत्तर क्या आ जाएगा? सोच के बताओ। तो ये EH कार ने कहा था। किसने कहा था? कि इतिहास काल तथा तथ्यों के बीच अंतर क्रिया विच्छन प्रक्रिया तथा वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत परिसंग है, ये कहा था EH कार। बहुत ही अच्छा था ये। अगले देखो 94 नंबर के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने भारतीय इतिहास की व्याख्या के लिए मार्क्सवाद दृष्टिकोण का सूत्रपात किया? दोनों क्वेश्चन ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल के है ये कि और नेट के लिए है कि किसने भारतीय इतिहास की व्याख्या के लिए मार्क्सवाद दृष्टिकोण का सूत्रपात किया था? तो 94 में उत्तर देगा DD कोशाम्बी। देखो कि किसने भारतीय इतिहास की व्याख्या के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण का सूत्रपात किया था? तो DD कोशाम्बी पर भी मार्क्स का प्रभाव था। तो दोस्तों आज अपन क्या है कि ये जो क्वेश्चन है लगभग 94 क्वेश्चन यहाँ पर हल कर लिए प्राचीन का। तो अपना उद्देश्य प्राचीन लेने का इसलिए है कि थोड़ा सा कठिन पोर्शन है तो अपन कठिन वालों को पहले लेते हैं, फिर मध्यकाल है वो सरल है तो वो अपन बाद में कर लेंगे। अब अपने हर प्रत्येक दिन अपन एक एक वीडियो लेकर के आएंगे। और धन्यवाद। कहीं भी आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। धन्यवाद।